गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हो गया सेशन लाइव? जैसा कि आप लोगों को पता है, अपने चैनल पे अपन एक ये फ्री कोर्स लॉन्च कर रखा है। एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए और ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं जिनका यही ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। ठीक है, ऐसे जितने भी एग्जाम हैं जिनका सिलेबस सेम है, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, उन सबके लिए अपन ने ये कोर्स अपना लॉन्च कर रखा है। ठीक है, वीक में आपको 5 डेज पढ़ाता हूँ मैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सैटरडे, संडे। ग्रामर की क्लास होती है मंडे, वेंसडे और सैटरडे को। कल एक्चुअली तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो इसलिए मैं कल क्लास ले नहीं पाया, इसलिए आज मैंने ग्रामर की क्लास लगा दी ताकि आपका ये चैप्टर जितना जल्दी हो सके पूरा हो जाए। ठीक है, आवाज़ से लग भी रहा होगा, कल एक्चुअली थोड़ा गला खराब जुकाम टाइप का ज़्यादा हो गया था। जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं, चाहे प्रैक्टिस क्लासेस, जैसे बाकी दिन क्या होते हैं, 2 दिन क्या होता है, प्रैक्टिस या फिर वोकैब की क्लास होती है। तो वोकैब की क्लासेस की बात करूं चाहे प्रैक्टिस क्लासेस की बात करूं, उनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे ही शेयर होती है। कहाँ से मिलेगा टेलीग्राम का लिंक? टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, चैनल दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, बात खत्म। ठीक है, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा सर कौन सी क्लास कब हो रही है। हर एक क्लास लेने से पहले 2 घंटे पहले ही मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। बस एक ही कंडीशन है यार, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? अगर आप वाकई में ही इस बैच से फ़ायदा उठाना चाहते हो, वाकई में कुछ सीखना समझना चाहते हो, तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से इस बैच को देखो। बीच में से देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, डीमोरलाइज हो जाओगे, कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखेंगे तो मेरा वादा है इंग्लिश में जो आपकी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। बस पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख लीजिए। बेसिक्स हो गए, प्रोनाउन चैप्टर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट हो गया, आज एडवर्ब खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर भी कोई अच्छा शुरू कर लेंगे, 10th चैप्टर शुरू कर लेंगे। ठीक, तो भाई बस फंडा इतना ही है कि पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ही बैच को देखिए। ठीक, जो भी स्ट्रेटजी है, ग्रामर कैसे पढ़ें, वो कैब कैसे पढ़ें, आरसी कैसे पढ़ें, ये सारी की सारी बातें मैंने एक वीडियो में कर रखी है। यूट्यूब पे सीधा सर्च करना स्ट्रेटजी बाय अमन वशिष्ठ, 31 मिनट की एक वीडियो है कि सब बता रखा है। अगर आपको इस प्लेलिस्ट से फ़ायदा होता है, इन वीडियो से फ़ायदा होता है, आपने जो कॉन्सेप्ट आज तक रटे थे अगर आपको वो समझ आने लग गए, अब आपके अगर क्वेश्चन होने लग गए, तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना। ठीक है जी, आ जाइए। इन सेंटेंसेस को देखिए। ये थोरेन गेमर क्या क्या लिख रहा है भाई, G20 G20 बार बार। बच्चे तंग मत किया करो, ठीक है, मेरे पास खाली पढ़ने वाले आया करो, मैं इतनी देर आजकल लगाता नहीं हूँ। ठीक है, ना मुझे कुछ इरिटेट होना है आप लोगों से, ना मुझे गुस्सा करना है, मैं वहां जाऊंगा ब्लॉक कर दूंगा, बात खत्म। ठीक है, आपको पढ़ना हो तो आइए, मोस्ट वेलकम, नहीं पढ़ना हो तो बेशक मत आइए। हाँ जी, क्या एरर लग रहा है आपको इसमें? यू शुड नॉट इग्नोर हिम, यू शुड नॉट, ये एक्चुअली एक ही सेंटेंस था यार, ये ना, ये अलग अलग सेंटेंस नहीं है, ये अलग अलग सेंटेंस नहीं है। यू शुड नॉट इग्नोर हिम, यहाँ पे एक्चुअली ये, इसको काट के ना बिकॉज कर लेते हैं, ये एज कर लेते हैं, यहाँ पे एज कर लो। ये एक्चुअली एक ही सेंटेंस है। यू शुड नॉट इग्नोर हिम एज ही ट्रीट्स यू ब्रदरली, यू शुड नॉट इग्नोर हिम एज ही ट्रीट्स यू ब्रदरली। ठीक है, ही इज वेरी रिच बट ऑलवेज एक्ट माइजरली। एसपी बच्चे जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, एसपी जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, मुझे नहीं पता कितनी वीडियो में खत्म होगा, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। हाँ जी, यू शुड नॉट इग्नोर हिम एज ही ट्रीट्स यू ब्रदरली, और ही इज वेरी रिच बट ऑलवेज एक्ट्स माइजरली। सॉरी भाई। हाँ जी, क्या एरर लग रहा है इसमें, बोलो। सुनने बोलने में बिल्कुल बढ़िया लग रहा होगा, चकाचक, है ना?
लेकिन अब जरा समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाहता हूँ। इधर देखो, इस सेंटेंस को तोड़ते, दोनों को तोड़ते हैं एक बार, है ना। यू सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, इग्नोर मेन वर्ब है, हिम इसका ऑब्जेक्ट है। तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एज कंजंक्शन है इसका अलग, क्योंकि तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया, ट्रीट्स वर्ब हो गया, यू इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो तुम्हें ट्रीट करता है, क्योंकि वो तुम्हें ट्रीट करता है। अब यहाँ पे मीनिंग हम देना चाहते हैं, तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए यार, क्योंकि वो तुम्हें एक भाई की तरह ट्रीट करता है। तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें एक भाई की तरह से ट्रीट करता है। अब कहना हम ये चाह रहे थे बेसिकली कि ये ट्रीट वर्ब को क्वालिफाई कराना चाहते हैं, है ना, कि भाई की तरह ट्रीट करता है। एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए था हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे चाहिए था एक एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें एक भाई की तरह से ट्रीट करता है। ऐसे ही इस सेंटेंस पे आइए, ऐसे ही इस सेंटेंस पे आइए। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, रिच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब देखो, जो बच्चा बीच में से इस वीडियोस को देख रहा होगा ना, बीच में इन वीडियोस को देख रहा होगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बच्चे मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको वाकई में इस कोर्स से फायदा उठाना है, टाइम पास नहीं करना, तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख लो। जो इंग्लिश को लेके तुम्हारा डर है, जो इंग्लिश को लेके भैया सब कुछ रट्टा ही है इसमें, तो सारा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बस पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ लो इस कोर्स को, ठीक है। ही इज़ वेरी रिच, वो बड़ा अमीर है। बट क्या आई, कंजंक्शन आ गई। ऑलवेज क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। एक्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। इस वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन है, ही है। इस वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन है, ही है। कि ही इज़ वेरी रिच, वो बड़ा अमीर है, वो बड़ा अमीर है, लेकिन लेकिन हमेशा, माइजर मतलब क्या होता है, माइजर मतलब होता है कंजूस, हमेशा बड़ा कंजूस की तरह एक्ट करता है ना, हमेशा बड़ा कंजूस की तरह से एक्ट करता है। अमीर तो है, अमीर तो है, लेकिन हमेशा कंजूसी में एक्ट करता है। जब भी वो चार लोग खाना खाने जाते हैं, जैसी बिल पे करने की बारी आती है, तभी एक अर्जेंट फ़ोन आ जाता है। हाँ भाई, एक फ़ोन आ रहा है यार, रेंज नहीं आ रही, मैं यहाँ बाहर जाके आता हूँ। जब तक सब बिल पे कर दें, परेशान होके फिर अरे अरे मैं दे देता यार, अरे भाई यार, है। तो अमीर तो है, अमीर तो है, ही इज वेरी रिच, अमीर तो है, लेकिन बड़ा माइजरली एक्ट करता है। आप इस एक्ट को क्वालिफाई कराने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर बनाना चाहते थे, आप इस एक्ट को क्वालिफाई करवाने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर बनाना चाहते थे, हाँ कि ना। तो कुल मिला के दोनों सेंटेंसेस के अंदर हमें एक एडवर्ब की जरूरत है। कुल मिला के हमें दोनों सेंटेंसेस के अंदर एक एडवर्ब की जरूरत है। ठीक, आइए जरा समझने की कोशिश करिए। लेकिन फंडा ये हम ना एल वाई को देख के भ्रमित हो जाते हैं। एल वाई देखते हैं और हमें लगता है कि ये एडवर्ब है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि नाइस एक एडजेक्टिव है, नाइस में एल वाई लगा दो तो बन जाएगा नाइसली, एक एडवर्ब बन जाएगा। अगर एक एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो एक एडवर्ब का निर्माण हो जाता है ना। नाइस में एल वाई लगा दिया, नाइसली, नाइस नाइसली, ब्रेव ब्रेवली, स्वीट स्वीटली, रूड रूडली। एडजेक्टिव में एल वाई लगा दो तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, हाँ क्या ना। लेकिन बच्चे मान लो आपने एक नाउन में एल वाई लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल एक नाउन है फ्रेंड, दोस्त, इसमें एल वाई लगा दिया आपने, तो ये एक वर्ड बना फ्रेंडली। थोड़ा सा इस फ्रेंडली वर्ड को यूज करके सोचने की कोशिश करो कि फ्रेंडली वर्ड होता क्या है। फ्रेंडली को यूज करने की कोशिश करो, उसका फ्रेंडली नेचर है, फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली एटीट्यूड, हाँ के ना। फ्रेंडली मैच, ये तो सुना होगा। तो फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली एटीट्यूड, फ्रेंडली मैच, ये तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। होता क्या है ना, हम इस एल वाई को देख के बेचारे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया। एल वाई देखते हमारे मन से आवाज निकलती है एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एल वाई से एंड होने वाला वर्ड एक एडवर्ब भी हो। ये जितने वर्ड्स आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं, जितने वर्ड आपको सामने नजर आ रहे हैं, सबके सब एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव है। और फंडा क्या है, मैक्सिमम में फंडा क्या है कि नाउन में एल वाई लग गया, गॉड में एल वाई लग गया, गॉड की तरह, है ना। बेसिकली ये बेसिक, जैसे अपन कहते हैं ना गॉडली फिगर है, वो तो भगवान के जैसा फिगर है। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही किंगली, राजा जैसा, किंगली एटीट्यूड है भैया, राजा जैसा एटीट्यूड है उसका, तो किंगली, क्वीनली, फादरली, मदरली लव। उसने जैसे यशोदा जी जो थी, उन्होंने कृष्ण जी की वो रियल मदर तो नहीं थी, लेकिन
उन्होंने उनको क्या है, माँ का प्यार दिया, बिल्कुल है ना, मदरली लव दिया। तो ब्रदरली लव, ब्रदरली लव, फ्रेंडली नेचर, मैनली, अब ये मैनली का मतलब होता है मर्द की तरह, लाइक अ मैन, ठीक है, मैन के जैसा। वुमेनली, वुमेन के जैसा, यार वो उसकी तो विमेनली क्वालिटीज हैं, औरतों जैसी क्वालिटीज हैं उसकी, ठीक है। लाइवली, कावर्डली, माइजरली, निगर्डली, इन दोनों का मतलब होता है कंजूस। माइजरली, माइजरली, कावर्डली दोनों का मतलब होता है कंजूस। डेडली का मतलब होता है बड़ा खतरनाक। एक दो वर्ड को अगर मैं छोड़ दूं, एक दो वर्ड को अगर मैं छोड़ दूं, जैसे ये डेडली और लाइवली, बाकी मैक्सिमम वर्ड का फंडा यही है कि ये नाउन में एलवाई लगने से एडजेक्टिव बने हुए हैं। और ये लास्ट वाले देखना, ये डेली से लेकर यहाँ तक के, ये डेली से लेकर यहाँ तक के, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे पिछली क्लास में कि इनका एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म सेम होता है। डेली मैगजीन, है ना, आई रीड दिस मैगजीन डेली, ये वो वाले, ये लास्ट वाले, ये वाले वर्ड अलग हैं। बाकी मेनली सबके साथ फंडा ये है, मेनली सबके साथ फंडा ये है कि अगर आप एक नाउन में एलवाई लगाते हो हाँ जी, नाउन में एलवाई लगाते हैं, जब नाउन में एलवाई लगाते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, एडजेक्टिव फॉर्म होता है। अब इसको जरा सीखने समझने की कोशिश करिए। शाहनवाज, ये लास्ट वार्निंग है बच्चे, अगर मैं वहां तक जाऊंगा तो आपको ब्लॉक करके ही फिर वापस आऊंगा, उससे पहले वापस आऊंगा नहीं। आपको इंग्लिश पढ़ने में टॉर्चर लग रहा है, मुझे तुम जैसे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने में टॉर्चर लग रहा है। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बैच देख लो, सबको समझ में आएगा, और ये सब हरकतें छोड़ दो, वरना सारी जिंदगी तुम्हारे लिए टॉर्चर बन जाएगी। और तुम टॉर्चर हो अपने माँ बाप पे, है ना, तुम टॉर्चर हो अपने माँ बाप पे। कैसी कैसी औलादे हैं बताओ, ये पढ़ेंगे बताओ। हाँ जी, यू शुड नॉट इग्नोर हिम एज ही ट्रीट्स यू ब्रदरली, तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हें वो एकदम भाई की तरह से ट्रीट करता है, वो तुम्हें एकदम भाई की तरह से ट्रीट करता है। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे मुझे इस ट्रीट वर्ब को क्वालिफाई करवाने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए था, इस ट्रीट वर्ब को क्वालिफाई करवाने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर चाहिए था, और मैंने लगा रखा है ब्रदरली, और आपको पता है ब्रदरली वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना, ब्रदरली नेचर, ब्रदरली बिहेवियर। अब मैं काम करवाना चाहता हूँ एडवर्ब वाला, और मैंने एल वाई से परेशान होकर, बेचारा एल वाई से भ्रमित होकर मैंने एडजेक्टिव टाप दिया यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे आपको कुछ फ्रेज लिखना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे लाइक का ब्रदर लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो लाइक का ब्रदर, एक भाई की तरह, इसमें लाइक प्रीपोजिशन हो जाएगा, ब्रदर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। या फिर इन अ ब्रदरली मैनर कर लो, या फिर इन अ ब्रदरली मैनर, इन अ ब्रदरली मैनर ऐसा लिख लो। अब ये ब्रदरली एडजेक्टिव हो जाएगा, मैनर नाउन हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा फ्रेज हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर। कुछ आ रही है बात समझ में? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही इसके अंदर करना है कि ये बड़ा अमीर है लेकिन हमेशा कंजूस की तरह से एक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं एक्ट वर्ब को क्वालिफाई करवाने वाला चाहिए था मुझे, एडवर्ब ऑफ मैनर टाप दिया मैंने एडजेक्टिव। माइजरली एक एडजेक्टिव होता है, चाहे सुनने बोलने में आपको कितना अजीब लगे, आपका मन कभी गवाही नहीं देगा कि एलवाई वाला एडजेक्टिव है, क्योंकि आपने बचपन से एलवाई वाले जितने वर्ड देखे हैं सबके सब एडवर्ब थे, आपके मन से गवाही नहीं निकलेगी, लेकिन ये होता एडजेक्टिव है भाई। तो यहाँ पे फिर से वही बात, क्या लिख सकते हो, या तो लिख लो लाइक अ माइजर, एक कंजूस की तरह से एक्ट करता है, या तो यहाँ पे लिख लो लाइक अ माइजर, या फिर यहाँ पे लिख लो इन अ माइजरली मैनर, या फिर यहाँ पे लिख लो इन अ माइजरली मैनर। चलो जी, क्लियर हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। इस रूल का फंडा समझ में आ गया था? अब इस पे आइए जरा। ये बच्चे फिर से वही, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अलग अलग एडवर्ब की पोजीशन अलग अलग होती है। एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन पढ़ाई मैंने आपको, है ना। ऐसे अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन पढ़ लो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई काम कितनी बार होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई काम कितनी बार होता है, हाँ क्या ना। पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन की बात करनी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन की बात करनी। अजय महाराणा और ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो कोई कोर्स वगैरह के लिए पूछ रहे हैं कि कोर्स कहाँ चलता है, कैसे चलता है, कितनी फीस है, सारी की सारी ये पेड कोर्स से रिलेटेड जितनी बातें हैं, बच्चे नीचे पट्टी चल रही है, लाल रंग की एक पट्टी चल रही है, उस पर एक नंबर लिखा हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कर लिया करो, ठीक है। आ जाइए।
पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम आखिर कितनी बार हो रहा है। इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बांट दिया है इन्होंने, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बांट दिया है। इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगते हैं वर्ब से पहले, डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगते हैं क्लॉज के एंड पे। और ये कुछ एक आध वर्ड हैं जो दोनों जगह आ जाते हैं, ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से होते हैं, बेसिकली जिनकी ड्यूरेशन डेफिनेट नहीं है। इसकी ड्यूरेशन डेफिनेट है, कैसे समझना, अगर मैं कहूँ कि मैं वीकली वहां जाता हूँ, कहने का मतलब 7 दिन में एक बार मैं चला जाता हूँ, वीकली वहां जाता हूँ यानी 7 दिन में, वीक मेरे लिए भी 7 दिन का, तुम्हारे लिए भी 7 दिन का है ना। अच्छा, ईयरली मेरे लिए भी ईयर 365 दिन का, तुम्हारे लिए भी 365 दिन का, डेली मेरे लिए भी 24 घंटे हैं, आपके लिए भी 24 घंटे हैं। लेकिन ये देखना जरा, ऑफन, सेल्डम, ये सब। मान लो मैं हफ्ते में 2 बार मेरी माँ से पिटता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माई मदर ऑफन बीट्स मी, मेरी माँ मुझे अक्सर पीटती हैं। और हो सकता है तुम दिन में 5 बार पिट जाते हो, तुम भी कह रहे हो मेरी माँ मुझे अक्सर पीटती हैं। तो इनकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वालों की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये सबके लिए सेम होते हैं। कुछ आ रही बात समझ में, इनडेफिनेट वाले आएंगे मेन वर्ब से पहले और डेफिनेट वाले आएंगे क्लॉज के एंड में, ठीक। बस इसमें नेवर को याद रखना। अब तुम कहोगे नेवर मतलब कभी नहीं, आपके लिए भी कभी नहीं, मेरे लिए भी कभी नहीं, ये याद रखना कि इनडेफिनेट में ही होता है, ठीक। और ये कुछ वर्ड है रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली और ये ओकेजनली, ये दोनों जगह आ सकते हैं, वर्ब से पहले भी आ सकते हैं, क्लॉज के एंड पे भी आ सकते हैं। करना जरा इन तीनों सेंटेंसेस को करके दिखा दो अब जल्दी से एक बार। ये कन्वेंशन का ही रूल है बच्चे, जितने भी ऐसे रूल होंगे जिसमें कुछ सीखने समझने का होगा मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। ये जो एक दो एडवर्ब की पोजीशन वाले रूल है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये कन्वेंशन के रूल है कि इस चीज़ को यहाँ लिखा जाता है, ये कोई ग्रामर की बात नहीं, कन्वेंशन की बात है। हाँ जी, शी हैज़ मिसबिहेव्ड विद हिज बॉस ऑफन। शी, हर कर लो यहाँ पे, है ना, हर कर लो, टाइपिंग एरर रह गया हुआ, कि उसने अपने बॉस के साथ बहुत बार मिसबिहेव किया है, वो अपने बॉस के साथ बहुत बार मिसबिहेव कर चुकी है, वो अपने बॉस के साथ बहुत बार मिसबिहेव कर चुकी है। अब यहाँ पे तुम्हें पता ही है ऑफन कौन सा है, ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कौन सा वाला, इनडेफिनेट वाला। इनडेफिनेट वाला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ आता है, इनडेफिनेट वाला एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ आता है, मेन वर्ब से पहले। शी हैज ऑफन मिसबिहेव्ड, मिसबिहेव्ड से पहले जाएगा। अब एक चीज मैं आपसे और छोटी सी बात और बता रहा हूँ, छोटी सी चीज और बता रहा हूँ, देखो पेपर में कैसे आता है क्वेश्चन, पेपर में ऐसे स्लैश लगे होते हैं, ठीक है। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और डी पार्ट है जी, नो एरर। अब इतना तो तुम्हें पता चल गया, एरर तो है इसमें। मुझे बस इतना बता दो कि यहाँ तुम एरर कौन से पार्ट में मार्क करोगे। सही क्या ऑप्शन बनेगा, ये सही ऑप्शन क्या बनेगा, शी हैज ऑफन मिसबिहेव्ड विद हर बॉस, सही सेंटेंस ये बनेगा। मुझे बस इतना बता दो कि अगर यही सेम सेंटेंस पेपर में आता है तो तुम एरर कौन से पार्ट में मार्क करोगे, बताइए। अगर ऐसा सेम सेंटेंस आता है तो आप एरर कौन से पार्ट में मार्क करेंगे। हाँ जी, चलो ध्यान से समझना। अपना ये जो पोर्शन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एरर डिटेक्शन। एरर को डिटेक्ट करना, गलती को डिटेक्ट करना, ये तो हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं ताकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह अगर आए तो हमें पता हो कि इसकी असली पोजीशन क्या है। बाकी बातें कि ऑफन यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, वो सारी बातें तो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें अगर उसको सही करना हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह में आए या फिर कभी क्लोज टेस्ट वगैरह में या फिलअप वगैरह में कोई चीज़ कहीं भरनी हो तो हमें उसकी सही पोजीशन पता हो। लेकिन इस पोर्शन का नाम है एरर डिटेक्शन, गलती को डिटेक्ट करना। गलती क्या है, गलती है कि ऑफन की पोजीशन गलत है, सी पार्ट में ऑफन की पोजीशन गलत है तो एरर मार्क होगा बच्चे सी पार्ट में। ये उठ के ए में जाएगा कि बी में जाएगा कि चाहे अपनी नानी के घर जाएगा, उससे कोई मतलब ना है।
आपको ढूंढनी है गलती कहाँ है। गलती यहाँ है कि ये ऑफन की पोजीशन गलत है, ऑफन की पोजीशन गलत है, ये यहाँ पे एरर मार्क होगा। ये उठ के ए में जाना है कि बी में जाना है कि सी में जाना है कि नानी के घर जाना है, कोई मतलब नहीं है उससे। आपका काम है एरर को डिटेक्ट करना, गलती को डिटेक्ट करना कि गलती कौन से पार्ट में है। वो सी पार्ट में है तो एरर मार्क होगा सी पार्ट में। क्लियर हो गया? हाँ जी, इस पे आइए जरा। माई ब्रदर डेली गोज टू जिम विद हिज गर्लफ्रेंड। अब तुम्हें पता है डेली कौन सा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है? डेफिनेट वाला। डेफिनेट वाले कहाँ पे आते हैं? क्लोज के एंड पे आते हैं। माई ब्रदर गोज टू जिम विद हिज गर्लफ्रेंड डेली, या फिर माई ब्रदर गोज टू जिम डेली विद हिज गर्लफ्रेंड, दोनों जगह लगा सकते हो। इसको यहाँ पे लगा दोगे तो भी चल जाएगा, लास्ट में लगा दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन वर्ब से पहले वगैरह नहीं आ पाएगा। ठीक है, माई ब्रदर गोज टू जिम डेली विद हिज गर्लफ्रेंड या माई ब्रदर गोज टू जिम विद हिज गर्लफ्रेंड डेली, दोनों में से कोई भी पुट कर दो, दोनों चल जाएंगे। ठीक है जी। एसएससी सीजीएल टॉक बच्चे पेपर से पहले मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको खत्म कर दूंगा, टीयर 1 से पहले ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखिए, स्पैमर मत बनिए, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आइए। आज ही पधारे, 10 मिनट अभी आपको वीडियो देखते हुए, आज ही आपको जानना है कि खत्म कब होगा। वे पढ़ तो ले थोड़ा मोटा, फिर पूछ लियो खत्म कब होगा। ही स्मोक्स ओकेजनली सिगरेट्स, ही स्मोक्स ओकेजनली सिगरेट्स। अब ओकेजनली कहाँ आता है? ओकेजनली कहाँ आता है? या तो वर्ब से पहले या क्लॉज के एंड पे, ये दोनों जगह अलाउड है। ही ओकेजनली स्मोक सिगरेट, वो कभी कभार सिगरेट पीता है, या फिर ही स्मोक सिगरेट्स ओकेजनली, दोनों ही चल जाएंगे, दोनों ही चल जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताई बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन की। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आखिर लगता कहाँ है? इनडेफिनेट वाला लगता है वर्ब से पहले, डेफिनेट वाला लगता है क्लॉज के एंड पे, और ये वाले जो तीनों वर्ड है ये दोनों जगह पर अलाउड है। नेक्स्ट पर आ जाइए। अब जरा एक काम कर दो, अब जरा एक काम कर दो, इस रूल, ये एक रूल है, इसका लॉजिक मैं आपको बता दूंगा। एक काम करो, आप इसको ब्रेक कर दो, आप इसको ब्रेक कर दो। अगर आप इसको ब्रेक कर देंगे तो मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक जो है ये खुद ही चीख चीख के बता देगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको ब्रेक करने की ट्राई करो आप एक बार, इसको ब्रेक करने की ट्राई करो जरा आप एक बार। भाई पढ़ लो ना यार, हैं? कोर्स कब खत्म होगा, कितनी जल्दी हो जाएगा, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, उतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो ना यार, थोड़ा दिमाग से काम ले लो, क्यों इरिटेट कर रहे हो भाई? मैं यहाँ पे सारे रूल्स के लॉजिक लिखने में लगा हुआ हूँ, सारा यहाँ पेड कोर्स बोर्ड पे उतार के रख दिया है, लेकिन तुम अपनी वही मंद बुद्धि काम करोगे हमेशा। फिर कहोगे ये गुस्सा होता है, इरिटेट होता है, ये तो हमारी बेइज्जती करता है। इसको तोड़ो, इस सेंटेंस को ब्रेक करके दिखाओ, इस सेंटेंस को ब्रेक करो। हाँ जी, ठीक है, एसएससी सीरियल टॉक ठीक है, स्पैमर मत बनो, अब स्पैम मत करो बार बार, पढ़ लो चुपचाप। ही वॉन्ट्स टू ब्रेवली फेस हिज फादर, वो अपने पिताजी को ब्रेवली फेस करना चाहता है, वो अपने पिताजी को ब्रेवली फेस करना चाहता है। पिताजी कह रहे हैं इंजीनियरिंग कर ले, इसका इंजीनियरिंग का बिल्कुल मन नहीं है ना? इसको पता है कि इसका इंजीनियरिंग में मन नहीं लगेगा, ये कुछ और करना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है, सिंगिंग में करियर बनाना चाहता है, स्पोर्ट्स में बनाना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता अपने पिताजी के सामने। तो वो अपने पिताजी को बहादुरी से फेस करना चाहता है, ये मैं लिखना चाहता था। ठीक है, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, जरा यहाँ पर समझने की कोशिश करना। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वॉन्ट्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। ही क्या है? सब्जेक्ट है। वॉन्ट्स क्या है? वर्ब है। वो क्या चाहता है? ही सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब है, वो क्या चाहता है? ही सब्जेक्ट, वॉन्ट्स वर्ब, चाहता क्या है वो? ही वॉन्ट्स टू फेस। ये जो दोनों है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव है। पढ़ा रखा मैंने आपको इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं। अरे हाँ के ना? ही वॉन्ट टू फेस, वो फेस करना चाहता है, किसको? किसको? फादर को। ये इन्फिनेटिव है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। ही वॉन्ट्स व्हाट? ही वॉन्ट्स व्हाट? टू फेस। और टू फेस हुम? हिज फादर। ये फादर बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव।
कुछ याद आ रहा है? इन्फिनेटिव, जेरेंट पार्टिसिपल, सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। इन्फिनेटिव, जेरेंट पार्टिसिपल, सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, चाहे तो अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अरे हाँ के ना? ही सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, ही वांट्स व्हाट? टू फेस हुम? हिज फादर। कुछ आ रही है बात समझ में? हिज क्या बन गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। हिज क्या बन गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। ही सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, क्या चाहता है वो? टू फेस, और फेस किसको? अपने फादर को। इतनी कहानी आती है समझ में? अब यहाँ पे जरा आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये ब्रेवली जो है, रूल मैं आपको बता देता हूँ। रूल ये है कि डोंट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव। रूल ये कहता है कि अगर कोई इन्फिनेटिव आए, अगर कोई इन्फिनेटिव आए तो इसके बीच में जबरदस्ती एडवर्ब मत घुसाया करो। अगर आप कोई एडवर्ब, आप कोई इन्फिनेटिव लिखते हो तो इसके बीच में एडवर्ब मत डाला करो। क्यों मत डाला करो? क्या कारण है? आओ देख लो, इधर देखने की कोशिश करो। अब इसका जो लॉजिक है बच्चे, वो बिल्कुल सिंपल है। इसका जो लॉजिक है वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए ना बच्चे के बेसिक्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए, तभी वो उस लॉजिक को समझ पाएगा, वरना फिर उसको रट्टे से पढ़ना पड़ेगा कि बीच में एडवर्ब नहीं आती। असली बात ये थी, ये जो ब्रेवली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ब्रेवली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। जो किस वर्ब के लिए आया? फेस के लिए आया। मैं जानता हूँ ये इन्फिनेटिव है, नाउन है, लेकिन सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, तभी तो इसने अपना ऑब्जेक्ट रख रखा है। ये ब्रेवली किसके लिए आया? फेस के लिए। और ब्रेवली आया फेस के लिए, और फेस कैसी वर्ब है? मैं जानता हूँ इन्फिनेटिव है, नाउन है, लेकिन वर्ब का फीचर भी तो है, तभी तो इसने अपना ऑब्जेक्ट रखा। अगर आपसे कोई पूछे फेस वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट रख रखा है। और एडवर्ब ऑफ मैनर ट्रांजिटिव वर्ब के केस में कहाँ आता है? ऑब्जेक्ट के बाद। इसीलिए जो इस ब्रेवली की जो पोजीशन थी वो यहां ना होके ऑब्जेक्ट के बाद होनी चाहिए थी। ये था इसके पीछे का लॉजिक। आप कितनी किताब में पढ़ लो, कितने ही जगह कोर्स कर लो, हर जगह आपको ऐसे रूल रटाया जाएगा कि डोंट स्प्लिट एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को स्प्लिट ना करें, इन्फिनेटिव को स्प्लिट ना करें, इन्फिनेटिव के बीच में एडवर्ब ना डालें। क्यों ना डालें? हर बार आपको यहाँ पे एडवर्ब मैनर दिया होगा, कभी कंप्लीटली दिया होगा, कभी ब्रेवली दिया होगा, कभी कॉन्सेप्चुअली दिया होगा। कुछ आ रही है बात समझ में? एक बार फिर बोलूं, देखो रूल ये लिखा होता है कि भैया इन्फिनेटिव के बीच में एडवर्ब मत डाला करो। ठीक, क्यों मत डाला करो? बात ऐसी थी भैया कि ही सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, ये टू फेस इसका ऑब्जेक्ट है, और टू फेस सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, इन्फिनेटिव है, भले ही नाउन की तरह से काम कर रहा है, लेकिन वर्ब का फीचर इसलिए फादर इसने अपना ऑब्जेक्ट रख लिया। और ये ब्रेवली है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये आया फेस के लिए, और फेस वर्ब है ट्रांजिटिव, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट रख रखा है। तो भैया एडवर्ब ऑफ मैनर तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं ट्रांजिटिव में, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? फादर। तो ये ब्रेवली की पोजीशन फेस से पहले नहीं, फादर के बाद होनी चाहिए थी। ये था जी इस रूल के पीछे का लॉजिक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आइए। इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ के एक बार समझने की कोशिश करिए। इन दोनों सेंटेंसेस को एक बार पढ़ के इनमें एरर निकालने की कोशिश करिए। हाँ जी, करो ट्राई। चलो मैं हिंट देता हूँ, ठीक है? कुछ सेंटेंसेस सुनना, ध्यान से सुनना। कुछ सेंटेंसेस सुनो। पहला सेंटेंस, ओनली माई सिस्टर गेव मनी टू मी। दूसरा सेंटेंस, माई ओनली सिस्टर गेव मनी टू मी। तीसरा सेंटेंस, माई सिस्टर ओनली गेव मनी टू मी। चौथा, माई सिस्टर गेव ओनली मनी टू मी। पांचवा, माई सिस्टर गेव मनी ओनली टू मी या टू मी ओनली। पांच सेंटेंसेस मैंने बोले जिनमें नंबर ऑफ वर्ड्स एग्जैक्ट सेम है, केवल और केवल ओनली की पोजीशन चेंज हो रही है, केवल और केवल ओनली की पोजीशन चेंज हो रही है। ओनली माई सिस्टर गेव मनी टू मी का मतलब है सिर्फ मेरी बहन ने पैसे दिए, ना चाचा जी ने दिए, ना ताऊ ने दिए, ना पापा ने दिए, ना मम्मी ने दिए, सिर्फ बहन ने दिए पैसे। माई ओनली सिस्टर गेव मनी टू मी का मतलब क्या हो जाएगा? मेरी इकलौती बहन ने पैसे दिए। माई सिस्टर ओनली गेव, मेरी बहन ने सिर्फ दिए थे पैसे। माई सिस्टर गेव ओनली मनी, सिर्फ पैसे दिए और कुछ नहीं दिया।
माई सिस्टर गेव मनी ओनली टू मी या टू मी ओनली, सिर्फ मुझे दिए और 3 भाई और थे उनको नहीं दी। तो कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ ये कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ये जिसके साथ लगते हैं उसको क्वालिफाई करते हैं। जैसे ओनली हो गया, टू हो गया, इवन हो गया, जस्ट हो गया, ऑल्सो हो गया। ये ना थोड़े डेंजर वर्ड है, थोड़ा सोच समझ के लगाना पड़ता है कि तुम क्वालिफाई किसको करना चाहते हो। ये जिसको क्वालिफाई करवाना चाहते हो उसके साथ लिखा जाता है इनको। तो इन वर्ड्स की जो पोजीशन है थोड़ी सोच समझ के लगानी पड़ती है कि हमें मीनिंग क्या देना है, तो उसके अनुसार इनकी पोजीशन ठीक होनी चाहिए। ओनली, टू, इवन, जस्ट, ऑल्सो, ये जिसके साथ लगते हैं उसी को क्वालिफाई करते हैं। इसकी पोजीशन चेंज होने से मीनिंग में अंतर आ जाता है। तो जब इनकी सेंटेंस में पोजीशन लगाएं तो थोड़ा सोच समझ कर लगाएं। ये आपके लिए हिंट है। अब करो ट्राई जरा, अब करो ट्राई। हाँ जी, शी ओनली वॉन्ट्स योर लव एंड अटेंशन। उसको सिर्फ चाहिए, उसको सिर्फ चाहिए तुम्हारा प्यार और अटेंशन। कहना क्या चाह रहे थे, क्या कहना चाहते थे? वांट से पहले ओनली आएगा, उसको सिर्फ चाहिए कि ऐसा कुछ कहना था कि उसको चाहिए सिर्फ तुम्हारा प्यार और अटेंशन। अरे बोलो। या फिर ऐसा होता, या फिर ऐसा होता पूरी दुनिया में और किसी को नहीं, बस उस बेचारे को ही तेरा प्यार चाहिए, या उस बेचारी को तरफ ओनली शी, सिर्फ उसको चाहिए तुम्हारा प्यार और अटेंशन और किसी को नहीं चाहिए। बेस्ट मीनिंग कैसे आएगा? अब ये जो ओनली है, वांट्स पे पहले, वांट से पहले लिखने को तो देखो कोई मीनिंग देगा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ओनली को आप यहां ले जा सकते थे शी से पहले, लेकिन सबसे बढ़िया जो मीनिंग है वो सेंटेंस के अनुसार यहां से आएगा। शी वॉन्ट्स ओनली योर लव एंड अटेंशन। उसको तुझसे कोई पैसा वैसा और ये सब कुछ नहीं चाहिए भैया। उस बेचारी को तो, उस बेचारी को तो सिर्फ और सिर्फ तेरा प्यार और अटेंशन चाहिए। कुछ आ रही है बात समझ में? हाँ जी। ऐसी इसको देखो जरा, रोहन कैन इवन जंप ओवर दिस वॉल, सो वाई कांट यू। रोहन इस दीवार के ऊपर से कूद भी सकता है, रोहन इस दीवार के ऊपर से कूद भी सकता है, तो तू क्यों नहीं कूद सकता? होता नहीं अपनी क्लासों में जब टीचर कहा करते थे यार इस क्वेश्चन को तो कुणाल भी सॉल्व कर सकता है, तू क्यों नहीं कर सकता? जो क्लास का सबसे रद्दी बच्चा होता था उसका एग्जाम्पल लेते थे, यार इस क्वेश्चन को तो रोहित भी कर देगा, यार इस क्वेश्चन को तो अमन भी कर देगा, तू क्यों नहीं कर सकता? समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? तो जरा ध्यान से सुनना जो जो मैं बोल रहा हूं। अगर तुम इवन को रोहन से पहले लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा रोहन भी जंप कर सकता है यार इस दीवार के ऊपर से, तो इतनी छोटी सी दीवार है इसके ऊपर से तो रोहन भी कूद सकता है, तो तू क्यों नहीं कूद सकता? और अगर मैं लिख दूं रोहन कैन जंप इवन ओवर इवन दिस वॉल, रोहन कैन जंप ओवर इवन दिस वॉल, रोहन कूद सकता है इस वॉल के ऊपर से भी। तुम रोहन को कम लगा रहे हो क्या? तुम सोच रहे हो छोटी वाली के ऊपर, इस वॉल के ऊपर से भी कूद के दिखा देगा। तो इवन की जो पोजीशन है वो डिसाइड करेगी कि क्या मीनिंग देना है। रोहन भी कूद सकता है तो इवन रोहन, इस दीवार के ऊपर से भी कूद सकता तो इवन दिस वॉल। अब सेंटेंस पढ़ के जो लिखा हुआ ना, सो वाई कांट यू, तो तू क्यों नहीं कूद सकता? तो इसका मतलब शायद तेरा और रोहन का कंपैरिजन करना है, तो इसलिए अपने को इवन को लेके जाना चाहिए रोहन से पहले। इवन रोहन कैन जंप ओवर दिस वॉल। समझ में आया? अरे बोलिए। हाँ जी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसके साथ लगते हैं उसी को क्वालिफाई करते हैं, तो आपको इनकी पोजीशन थोड़ी सोच समझ कर रखनी चाहिए। नेक्स्ट भाई, एडवर्ब का अब अपन सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। एडवर्ब का अब अपन सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, ये तो एडवर्ब चैप्टर के रूल्स हुए। अब एडवर्ब का जो सेकंड पार्ट है उसमें है डिफरेंस बिटवीन सम एडवर्ब्स, जैसे वेरी और मच में क्या डिफरेंस है, वेरी और टू में क्या डिफरेंस है ना। ऐसे दो एडवर्ब्स के बीच में डिफरेंसेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, आ जाओ करते हैं शुरुआत। हालांकि पहले मैंने सोचा था कि ये एक बार पढ़ने से बच्चे को खुद ही समझ में आ जाता है, ये एक बार पढ़ने से बच्चे को खुद ही समझ में आ जाता है, तो नोट से करने के लिए बोल देता हूँ। लेकिन फिर वही करोगे, पूरा नहीं करा रहे, पहले तो कह रहे थे पूरा कोर्स कराऊंगा, है ना, इसलिए मैंने ये भी स्लाइड पे लिख दिए। लेकिन बच्चे, कोर्स अपने को जितना जल्दी हो सके पेपर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, तो अपने हाथों पे इतनी भी मेहंदी मत चढ़ाओ कि बिल्कुल कुछ भी हम तो खुद कुछ करेंगे ही नहीं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, जो एक आध चीज़ मैं नोट से पढ़ने को बोलूँ उसको पढ़ लेना, ताकि अपना सिलेबस थोड़ा आसानी से हो जाए। और बोलूँगा वही
बोलूंगा वही जो तुम अपने दम पे समझ पाओ, अपने दम पे तुम समझ पाओ। ठीक है, आ जाओ, चलो देखो जरा इन एडवर्ब्स को, देखो जरा। एक एडवर्ब है सेल्डम इफ एवर, एक एडवर्ब है सेल्डम इफ एवर। सेल्डम इफ एवर, ये सारी ऐसी एडवर्ब्स हैं जो आपने, मुझे नहीं लगता, पहले कभी सुन रखी होंगी। क्लास का कोई एक आध % बच्चा ही होगा जिसने पहले सुन रखी है, वो भी ऐसा जिसने पहले कोचिंग ली थी तो इसलिए सुन ली, वरना कभी आपके पढ़ने सुनने में आई नहीं होंगी। अजीब लगती है बच्चे को, यही एरर लगने लग जाता है, इसलिए बच्चा यही एरर टिका देता है, इसलिए पेपर में भी आने की संभावना ज़्यादा होती है। सेल्डम इफ एवर का मतलब कम ही जाते लेकिन कभी कभार चले जाते। ठीक है, अगर मैं कहूँ आई सेल्डम इफ एवर गो देयर का मतलब है कि कम ही जाता हूँ लेकिन कभी कभार ऐसी बात नहीं, चला जाता हूँ। सेल्डम और नेवर का मतलब है जी बिल्कुल ना के बराबर। आई सेल्डम और नेवर गो देयर मतलब मैं वहां ना के बराबर जाता हूँ बिल्कुल। नेगेटिव मीनिंग देना है भी बिल्कुल ना के बराबर कहना है तो ये लगाना। हाँ कभी कभार ये काम कर लेते हैं तो ये लगाना। ऐसे लिटल इफ एनीथिंग और लिटल और नथिंग का है। अगर मैं कहूँ आई नो लिटल इफ एनीथिंग अबाउट दिस, मैं थोड़ा मोटा जानता हूँ इस चीज के बारे में, हल्का फुल्का, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा मोटा जानता हूँ। ही नोज लिटल और नथिंग, भैया ना के बराबर जानता है। ना के बराबर वाला मीनिंग देना है तो लिटल और नथिंग, और थोड़ा मोटा पॉजिटिव सेंस में कहना है तो लिटल इफ एनीथिंग। ये 4 वर्ड आपको मतलब पता चल गए, ये 4 चीजें आपको पता चल गई। आजा इसके दम पे ये वाले करके दिखाओ जरा, इसके दम पे करके दिखाओ जरा। आकाश बच्चे एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में सब बता रखा है ना, यूट्यूब पे सर्च करना स्ट्रेटेजी बाय अमन वशिष्ठ, 31 मिनट की एक वीडियो आएगी उसमें सब बता रखा है भाई। करिए जरा इसको। हाँ जी, वी सेल्डम, अभी ना अपने को ये वाला देखना है कि यहाँ पे क्या लगेगा, सेल्डम इफ एवर लगेगा, सेल्डम और नेवर लगेगा, आगे पढ़ते हैं ना वो बताएगा ना खुद ही। हम इन दिनों बाहर थोड़ा मोटा जाते हैं कि ना के बराबर जाते हैं। आगे देखो क्या लिखा हो, क्योंकि बाहर कड़ाके की ठंड है, क्योंकि बाहर कड़ाके की ठंड है। तो क्या कहना चाहता होगा कि कभी कभार जाते हैं पॉजिटिव सेंस में कि ना के बराबर ही जाते हैं। भैया बाहर तो हम बिल्कुल ना के बराबर ही जाते हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड है, तो यहाँ पे आपको लिखना था सेल्डम और नेवर। अब इस पे देखिए, ही हैज इटन लिटल इफ एनीथिंग दैट इज वाई ही इज हंग्री, वो भूखा है, वो भूखा है तो क्या कहना चाहोगे, उसने थोड़ा मोटा खा रखा है कि उसने नाक के बराबर खा रखा है। अगर अपन कह रहे हैं कि वो भूखा है तो क्या कहना चाहोगे कि उसने नाक के बराबर खा रखा है कि थोड़ा मोटा खा रखा है, पॉजिटिव सेंस में बात करोगे कि नेगेटिव सेंस में। उसने नाक के बराबर खा रखा है, लिटल और नथिंग। अरे आ रही है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पे आइए। अब इन एडवर्ब्स को देखिए, ये भी आपके लिए नहीं है, आपने पढ़ नहीं रखी इसलिए पेपर में आने की संभावना ज़्यादा बनती है। ये जो टू मच एक वर्ड होता है ये एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। टू मच पेन, टू मच, सॉरी, अगर मैं कहूँ कि टू मच जो होता है ये एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। अगर मैं कहूँ जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ टू मच पेन लगा सकते हो क्योंकि पेन क्या नाउन है, पेन क्या नाउन है, तो दे हैव सफर्ड टू मच पेन, उन्होंने बहुत ज़्यादा पेन सफ़र किया। टू मच वर्क, बहुत ज़्यादा काम। आप टू मच को लगाओगे नाउन के साथ क्योंकि एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। और अगर आपको किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतानी है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है, एडजेक्टिव की इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो फिर उसके लिए एडवर्ब चाहिए और वो लगेगा मच टू। अगर मैं लिखूं दैट द न्यूज ऑफ माय ग्रैंडफादर्स डेथ, मेरे दादाजी की मौत की खबर जो थी वो मेरे लिए मच टू पेनफुल थी। पेनफुल एडजेक्टिव है, उसको एडवर्ब क्वालिफाई करेगा तो लगाना पड़ेगा मच टू। मैं फिर बता रहा हूँ ये वर्ड जो है ये आपके लिए नए हैं, आपने सुने नहीं होते, आपको इनका मीनिंग ही नहीं पता होता। इसमें कोई ग्रामर नहीं है, प्योर मीनिंग बेस्ड है। प्योर मीनिंग बेस्ड है कि भैया इस एडवर्ब का मतलब ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, कोई ग्रामर का रोल ही नहीं है इसमें, प्योर मीनिंग बेस्ड है। लेकिन दिक्कत ये कि हमने इनको सुना ही नहीं कभी। जब कभी सुना ही नहीं तो मीनिंग कहाँ से पता होगा, और मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम इसको गलत मान लेंगे। तो बच्चे ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको एडजेक्टिव चाहिए तो टू मच लगाओ, एडवर्ब चाहिए तो मच टू लगाओ। ऐसे ही अगर आपको वेरी मीनिंग देना है तो ओनली टू लगाओ। आई एम ओनली टू हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम नन टू हैप्पी मतलब मैं खुश नहीं हूँ।
वेरी मीनिंग देना तो ओनली टू, नॉट वेरी मीनिंग देना तो नन टू। इसके बेस पे दो सेंटेंसेस है, करके दिखा दो, करो जरा। हाँ जी, करो जरा इसको। यू आर ड्राइविंग, यू आर ड्राइविंग टू मच फास्ट, यू आर ड्राइविंग टू मच फास्ट। अगर मैं इस सेंटेंस को तोड़ूं तो यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइविंग मेन वर्ब है, कैसे चला रहे हो तुम, तेज चला रहे हो, ये क्या, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब तुम इस एडवर्ब को क्वालिफाई कराना चाहते हो। एक एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एक एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव थोड़ी एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। तो टू मच तो एडजेक्टिव होता है, मुझे चाहिए था एडवर्ब। टू मच तो एडजेक्टिव होता है, मुझे एडवर्ब चाहिए था, तो यहाँ पे टू मच नहीं, यहाँ पे मच टू आना चाहिए था। यू आर ड्राइविंग मच टू फास्ट। अब ये मच टू वर्ड हमने कभी नहीं सुना होता, बहुत 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 रेयर चांस है कि किसी बच्चे ने कभी यूज किया हो सेंटेंस में। अब अगर मैं यहाँ पे मच टू लिख के दे देता तो बच्चे यहाँ पे काट के मच टू में ही गलती निकाल के आ जाते। समझ में आया? तो एडजेक्टिव चाहिए होता तो टू मच लगाते, एडवर्ब चाहिए होता तो मच टू लगाते। क्लियर है? इस पे आइए। ही इज नन टू हैप्पी, वो ना के बराबर, मतलब वो खुश नहीं है क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया। वाह, ऐसा कौन आदमी होता बे, ऐसा कौन आदमी होता है जो प्रमोशन हो जाए और खुश ना हो? तो कहना शायद ये चाह रहा था कि वो बहुत खुश है, ही इज ओनली टू हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया, उसको प्रमोशन मिला है। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट पाइए, इसको देख लो अब जरा। मुझे बताना बिफोर की हिंदी क्या होती है, मुझे बताना बिफोर की हिंदी क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछूंगा बिफोर की हिंदी क्या होती है तो आप मुझे क्या बताओगे, पहले। बिफोर माने क्या होता है, पहले। ऐसे अगो की अगर मैं आपसे हिंदी पूछ लूं तो अगो की हिंदी क्या होती है, वो भी पहले। आई मेट हिम 2 days अगो, मैं उससे मिला था दो दो दिन पहले। अरे हाँ कि ना? तो बिफोर का मतलब भी पहले, अगो का मतलब भी पहले। जो बच्चे हिंदी से करते हैं, जो बच्चे हिंदी से करते हैं, अब वो तो परेशान हो जाएंगे, जब बिफोर का मतलब भी पहले, अगो का मतलब भी पहले, तो कौन सा कब लगाऊं, तो कौन सा कब लगाऊं मुझे कैसे पता चलेगा? आओ समझने की कोशिश करो। छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस हैं। एक तो ये कि बिफोर जो है एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। सेंटेंस सुनो जरा। अगर मैं कहूँ आई हैव सीन यू बिफोर ऑल्सो, मैंने तुझे पहले भी देखा है, तो ये एडवर्ब है। अगर मैं कहूँ यू शुड कम बिफोर 10 AM, तुम्हें आना चाहिए 10 बजे से पहले, बिफोर के बाद 10 AM आया, यहाँ बिफोर प्रीपोजिशन है। आई हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर माई फादर केम होम, दो क्लोज को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ बिफोर कंजंक्शन है। बिफोर शब्द एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगो केवल और केवल क्या हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। ये तो वैसी जानकारी के लिए मैंने बताया। अगर मैं एडवर्ब के बेस पे इनमें डिफरेंस की बात करूं तो बिफोर जो होता है ये आपको जनरली परफेक्ट टेंस में नजर आता है, और अगो लगाते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बिफोर परफेक्ट टेंस में लगता है, अगो पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। और अगो के साथ आप देखोगे हमेशा टाइम दिया होगा, 2 days अगो, 2 years अगो, 2 decades अगो। अगो के साथ हमेशा आपको टाइम मेंशन करना जरूरी है। आप ऐसा नहीं लिख सकते आई मेट राजेश अगो, नहीं। 2 days अगो, 2 weeks अगो, 2 months अगो, कुछ ना कुछ आपको टाइम इसके साथ मेंशन करना पड़ता है। ठीक है जी? और स्टिल और येट को भी समझ लो, लगे हाथ, स्टिल और येट को भी लगे हाथ समझ ही लो। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, येट का मतलब होता है अभी तक। हाँ के ना? दोनों बिल्कुल आसपास से मीनिंग है। फिर वही बात, जो हिंदी से करने वाले बच्चे वो कंफ्यूज होते हैं, और इनके भी डिफरेंसेस आसान है। स्टिल को अपन लगाते हैं बच्चे, स्टिल को अपन लगाते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ। ही स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रहा है। ही स्टिल स्लीपिंग, शी स्टिल क्राइंग, वो अभी भी रो रही है। इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बरसात हो रही है। अभी भी ये काम चल रहा है, उसके लिए अपन लगाते हैं स्टिल। और येट अपन कब लगाते हैं, येट लगाते हैं कि अभी तक। दे हैवंट कम येट, वो अभी तक नहीं आए। आई हैवंट रिसीव द पार्सल येट, मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला। येट अपन लगाते हैं परफेक्ट टेंसेस के साथ, अभी तक वाला मीनिंग देने के लिए। तक मतलब होता है परफेक्ट टेंस, और ये जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है। आ रही है बात समझ में? अब इन दोनों चीजों का यूज करके जरा ये दो सेंटेंसेस, ये 3 सेंटेंसेस करके दिखाना। करो ट्राई एक बार अपने आप, फिर मैं करा रहा हूं। एक बार अपने आप से ट्राई करिए।
हाँ जी, मैं ये सब तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं ये सब तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुम नहीं सुधर रहे हो। तो यहाँ पे हैव टोल्ड लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे, और इससे पहले कोई टाइम भी नहीं दिया हुआ, 2 days अगो, 3 days अगो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि अगो नहीं, यहाँ पे बिफोर का यूज होना था। आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस बिफोर ऑल्सो, मैं तुम्हें ये सारी बातें पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, ही इज येट वेटिंग फॉर योर आंसर टू हिज प्रपोजल। और अजय क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं यार, बस तेरे ख्यालों में खोया रहता है? अरे कॉलेज में उसने तेरे को प्रपोज किया था ना, सेकेंड ईयर में, आज भी वो तेरा इंतजार कर रहा है। तू भले ही 3 बच्चों की माँ बन गई, लेकिन वो आज भी तेरे हाँ का इंतजार करने में लगा हुआ है। वो आज भी इंतजार कर रहा है तेरे जवाब का, जो उसने तुझे प्रपोज किया था, वो आज भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। ये काम अभी भी चल रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? स्टिल लगाना पड़ेगा। स्टिल लगता है वर्ब से पहले, स्टिल लगता है वर्ब से पहले। और वो अभी तक नहीं आई है, वो अभी तक नहीं आई है, तो हमें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए। वो अभी तक नहीं आई है, तो हमें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए। शी हैजंट स्टिल कम, नहीं, शी हैजंट कम येट। अभी तक नहीं आई है, ये काम अभी तक हुआ नहीं है। परफेक्ट टेंस हो तो येट लगाते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो स्टिल लगाते हैं। स्टिल लगता है वर्ब से पहले, परफेक्ट लगता, येट लगता है अपने क्लॉज के एंड पे। क्लियर हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब इनको देखिए जरा। वेरी जो होता है, वेरी जो होता है, वेरी और मच के बीच का डिफरेंस देखो। वेरी और मच के बीच का डिफरेंस देखो। वेरी लगता है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव में पढ़ा था ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। वेरी लगेगा पॉजिटिव के साथ। आप कह सकते हो ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी वाइज, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आप ये नहीं कह पाओगे ही इज वेरी टॉलर। वेरी लगता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच लगता है कंपैरेटिव के साथ। वेरी लगता है पॉजिटिव के साथ, मच लगता है कंपैरेटिव के साथ। इतनी बात आ रही है समझ में? अच्छा, फेयरली और रादर का बिल्कुल आसान है। फेयरली पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ आता है, फेयरली रादर दोनों के मतलब क्या है? बीच से का। अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जैसे शी इज फेयरली ब्यूटीफुल, ही इज फेयरली इंटेलिजेंट, मतलब वो ठीक ठाक सुंदर है, वो ठीक ठाक इंटेलिजेंट है। रादर आता है नेगेटिव चीजों के साथ। कुछ आ रही है बात समझ में? करो जरा ये वाले सेंटेंसेस, ये वाले तीनों सेंटेंसेस करके दिखाना जरा एक बार। ऐसी वेरी और टू का भी देख लो। ये इनमें तो डिफरेंस ये है कि पॉजिटिव के साथ आता है, ये कंपैरेटिव के साथ आता है। वेरी और टू ये दोनों पॉजिटिव के साथ आते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है, वेरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की बातें कर सकता है। वेरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की बातें कर सकता है। आप ये भी कह सकते हो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, और आप ये भी कह सकते हो ही इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन टू जो होता है, टू का मतलब होता है मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। अगर आप लिखते हो वाटर इज टू हॉट, इसका मतलब है पानी जरूरत से ज्यादा गर्म है। इट इज टू एक्सपेंसिव, अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा, मतलब जितनी मैं अफोर्ड कर सकता था उससे ज्यादा महंगी है। मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है टू, वेरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कन्वे कर देता है। वेरी टू के बीच में ये डिफरेंस है। वेरी और मच के बीच में क्या डिफरेंस है कि ये पॉजिटिव के साथ आता है, ये कंपैरेटिव के साथ आता है। फेयरली और आदर में क्या डिफरेंस है, ये पॉजिटिव वर्ड्स के साथ आता है, ये नेगेटिव वर्ड्स के साथ आता है। करिए ट्राई एक बार। मनीषा जी, सिंस और फोर का डिफरेंस आएगा टेंस चैप्टर में। सिंस और फोर का डिफरेंस आएगा टेंस चैप्टर में, वो पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम वाला आएगा टेंस चैप्टर में। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करिए। ही इज फेयरली स्टूपिड सो देर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग टू हिम। अरे वो बेवकूफ टाइप का है यार, उससे बात करके कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे स्टूपिड क्या है? अनफेवरेबल एडजेक्टिव है, बुराई करने वाला एडजेक्टिव है, तो इसका फेयरली नहीं रादर आ जाएगा। गंगा का पानी जरूरत से ज्यादा प्योर है, गंगा का पानी जरूरत से ज्यादा प्योर है, नेगेटिव मीनिंग देना था यहाँ कोई, वेरी प्योर लिखना चाहिए। द वाटर ऑफ गंगा इज वेरी प्योर, हाँ के ना? अच्छा, अगर मुझे कहना है कि वो कुणाल से ज़्यादा बलवान है, अब ये स्ट्रॉन्गर की इंटेंसिटी बढ़ानी है मुझे, कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी कौन बढ़ाएगा? वेरी की मच? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की इंटेंसिटी कौन बढ़ाएगा? वेरी की मच? तो यहाँ पे आपको मच लगाना चाहिए था। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब ये जो तीन सेंटेंसेज हैं बच्चे, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इन्वर्जन।
समझने समझाने का उसमें खाली 5 ही मिनट का गेम है, बाकी नंबर ऑफ सेंटेंसेस पूरे करेंगे तो भी अपने आधे घंटे के आसपास उसमें लगता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला बच्चे, कॉन्सेप्ट में सारा अभी आपको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में सारा क्या है अभी आपको बता रहा हूँ, इन्वर्जन क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ लगाते हैं। थोड़ी सी हाथों से प्लीज थोड़ी सी मेहंदी झाड़ लेना ताकि अपन सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर पाए। ठीक है, वरना इन्वर्जन के चक्कर में एक और क्लास लगानी पड़ जाएगी अपने को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खोलोगे काफ़ी सारे लिंक नज़र आएंगे, वहीं पे आपको नोट्स का लिंक नज़र आएगा, उसमें अपना इन्वर्जन चैप्टर ढूंढ के उसको इन्वर्जन चैप्टर को कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट में अभी आपको जो समझने वाला है वो आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, समझिए जरा, हाँ जी समझिए जरा। पहले समझो कि इन्वर्जन होता क्या है। इन्वर्जन होता क्या है, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ इन्वर्जन होता क्या है, तो इन्वर्जन होता है वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना। सर ये तो इंटेरोगेटिव में भी होता है, हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, यही फंडा है बच्चे। अगर वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए और फिर भी वाक्य इंटेरोगेटिव ना हो, प्रश्नवाचक वाक्य ना हो, वर्ब सब्जेक्ट से पहले दिख रही हो और सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव ना हो, तो समझ जाइएगा कि इन्वर्जन लगा हुआ है। अब इन्वर्जन क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? जब आप इन्वर्जन चैप्टर को देखोगे, जब आप इन्वर्जन चैप्टर को देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड लिखे मिलेंगे, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, इनके साथ इन्वर्जन लगेगा। ओनली येस्टरडे, ओनली डे बिफोर येस्टरडे, इनके साथ इन्वर्जन लगेगा। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड लिखे होंगे, राउंड द कॉर्नर, बियॉन्ड द माउंटेन्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, इनके साथ इन्वर्जन लगेगा। सो प्लस एडवर्ब मैनर के साथ इन्वर्जन लगेगा। तो बेसिकली फंडा क्या है वो समझने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली होता क्या ना, इन्वर्जन का सारा लेना देना है एक्चुअली स्ट्रेस से, और स्ट्रेस किस पे? एडवर्ब पे। अगर मैं इन्वर्जन चैप्टर को शॉर्ट में एक लाइन में आपको बताने की कोशिश करूं, तो अगर हमें एडवर्ब पर स्ट्रेस डालना होता है तो हम एडवर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, और जब हम एडवर्ब को उठाकर सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं स्ट्रेस डालने के लिए, तो वर्ब भी हमें उसके पास खिसकानी पड़ती है, इसलिए इन्वर्जन किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए, अगर मैं पूरे इन्वर्जन चैप्टर को एक लाइन में आपके सामने बोलने की कोशिश करूं तो वो ये है कि अगर हमें स्ट्रेस डालना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें एडवर्ब पर स्ट्रेस डालना होता है तो उसको उठा के हम सेंटेंस का पहला वर्ड बना देते हैं, और अगर एडवर्ब शुरू में आ जाती है तो वर्ब को भी उसके पास लिखना पड़ता है, इसलिए हम इन्वर्जन लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है और एडवर्ब प्लेस में पूरी मेन वर्ब भी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। आओ समझो एक बार, बातें बहुत हो गई, इस सेंटेंस से समझाने की कोशिश करता हूं। इधर देखो, हार्डली ही गोज टू स्कूल सो हिज फादर स्कोल्डेड हिम। स्कोल्ड सिम करना, स्कोल्डेड नहीं, स्कोल्ड सिम, हैबिचुअल एक्शन बना लो। हार्डली ही गोज टू स्कूल, हार्डली ही गोज टू स्कूल सो हिज फादर स्कोल्ड्स हिम। इस सेंटेंस का मतलब है कि ना के बराबर जाता है वो स्कूल, ना के बराबर, मान लो कोई एक बच्चा है, उसके पिताजी उसको धे रैपट मार रहे हैं, पड़ोसी आ गया, अरे क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब, बच्चा ही तो है, जान लोगे क्या अब इसकी? अब उसकी माँ कह रही है क्यों ना पीटे, क्यों ना पीटे, स्कूल की फीस भरते हैं, इतनी इतनी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वहां जाके स्कूल में बस्ता टांग के वहां जाके कंचे खेलता है ये। ना के बराबर जाता है ये स्कूल, ना के बराबर जाता है स्कूल। 10 में से अगर 10 दिन स्कूल जाने का नाम लेकर निकलता तो 2 दिन स्कूल पहुंचता ये। आज बताया इसकी प्रिंसिपल मैडम ने, ना के बराबर जाता है स्कूल, इसलिए इसके पिताजी इसको धो रहे हैं, है ना। तो अगर एरर की बात है, अगर एरर की बात है तो बच्चे ऐसा है, हार्डली से सेंटेंस की शुरुआत हो गई, एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो गई, तो वर्ब को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब तो मुझे कोई नजर नहीं आ रही, तो जो टेंस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब। अब ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, वर्ब की पहली फॉर्म आती है प्रेजेंट डेफिनेट में, प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डज लगा देंगे, और डू डज के साथ हमेशा वर्ब की बेसिक फॉर्म लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पे गो कर देंगे। अब ये तो बात हुई एरर की, ये तो बात हुई एरर की। एक काम करो, दूसरा भी देख लो, तीसरा भी देख लो, फिर इसका लॉजिक आपको मैं बताता हूं। देखो जरा, इसमें क्या हुआ, ओनली येस्टरडे, कल ही तो, ओनली येस्टरडे, कल ही तो। अब ये भी एडवर्ब से शुरुआत हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम से इसकी शुरुआत हो गई, तो फिर से वही बात, हेल्पिंग और उठकर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेट दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, मेट दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, डिड कर देंगे। जो भी टेंस था उसकी हेल्पिंग वर्ब उठाई, और यहाँ पे क्या कर दिया, मीट लिख दिया। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ऑन द हिल, ये एडवर्ब प्लेस हो गया, एडवर्ब प्लेस हो गया, एडवर्ब प्लेस में कंप्लीट इन्वर्जन, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही उठ के आगे आ जाएंगी।
यानी ये वाला जो है वॉज स्लीपिंग, ये पूरा का पूरा उठकर यहाँ पे आ जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा ऑन द हिल वॉज स्लीपिंग अ लोनली बॉय। अब इस पूरी कथा का रीजन समझो, इस पूरी कथा का कारण समझो, आखिर ये हो क्यों रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर देखो। ये सेंटेंस अपन सीधा भी लिख सकते थे, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था, ही हार्डली गोज टू स्कूल, ही हार्डली गोज टू स्कूल सो हिज फादर स्कोल्ड्स हिम। वह ना के बराबर स्कूल जाता है इसलिए उसके पिताजी उसे डांटते। लेकिन अगर मान लो मुझे स्ट्रेस डालना है, मुझे स्ट्रेस डालना है, जैसा कि मान लो अभी मैंने आपको सिनेरियो बताया कि एक बच्चे के पिताजी उसे पीट रहे थे, डांट रहे थे, पड़ोसी ने आके कहा जी क्यों पीट रहे हो, क्या बात हो गई, बच्चा ही तो है। तो उसकी माँ ने कहा क्यों पीट रहे हो, ना के बराबर जाता है स्कूल, ये नास बेटा ना के बराबर स्कूल जाता है, ना के बराबर जाता है ये स्कूल। अगर आप ना के बराबर को सेंटेंस के शुरू में लाओगे तो जाता को इसके साथ लेकर जाना पड़ता है, हिंदी तक में इन्वर्जन हो जाता है। एडवर्ब शुरू में आएगा तो वर्ब इसके पास भेजनी पड़ती है, इसलिए इन्वर्जन लगाया जाता है। सेम ऐसे ही इस सेंटेंस को अपन ऐसे भी लिख सकते थे, आई मेट शाहरुख खान येस्टरडे, आई मेट शाहरुख खान येस्टरडे, मैं शाहरुख खान से मिला था कल। ठीक है। दूसरा सिनेरियो देखो, मेरा दोस्त यार मैंने सुना तू शाहरुख से मिला, तूने फेसबुक पे फोटो डाली, मैंने सुना तो शाहरुख से मिला, कब मिला भाई कब मिला, अबे कल ही तो मिला मैं शाहरुख से, कल ही तो मिला मैं शाहरुख से। कल ही तो को अगर शुरू में लाओगे, कल ही तो को अगर शुरू में लाओगे तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी। सेम ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अ लोनली बॉय वॉज स्लीपिंग ऑन द हिल, अ लोनली बॉय वॉज स्लीपिंग ऑन द हिल। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पे अगर एडवर्ब को शुरू में ले जाओगे, पहाड़ी पर सो रहा था अकेला लड़का, पहाड़ी पर सो रहा था वो लोनली लड़का। अगर आप एडवर्ब को शुरू में लेकर आते हो, अगर आप एडवर्ब को शुरू में लेके आते हो तो वर्ब उसके साथ लिखनी पड़ती है। बाकी सब में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, अगर एडवर्ब प्लेस होगा, अगर एडवर्ब प्लेस होगा तो फिर मेन वर्ब भी उठ के साथ आ जाएगी। फिर बता रहा हूँ बच्चे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, इन्वर्जन चैप्टर की थ्योरी इतनी है, बाकी नंबर ऑफ सेंटेंसेज है, नज़रों के आगे से निकाल लोगे 10 मिनट में काम हो जाएगा। वरना अपने को इसके लिए फिर से एक अलग और क्लास लगानी पड़ेगी और सिलेबस और आगे लंबा खींचेगा। ठीक है, जितने भी रूल्स हैं आ जाओ एक बार दोबारा जल्दी से आपकी नज़रों के आगे से घुमाते हैं। जितना आज की क्लास में अपन ने पढ़ा आओ उसको दोबारा देखते हैं। आपके पुराने चैनल पे वोकैब की क्लास नहीं अपलोड किया गया है बच्चे, उसमें वोकैब की इतनी क्लास अपलोड किया गया है कि तुम एक साल में भी ख़त्म नहीं कर सकते। पुराना जो चैनल है उस पर सर्च कर लीजिए, प्लेलिस्ट होती है ना, प्लेलिस्ट में देखिए वोकैब वीडियोस, इतनी वीडियोस हैं उस पर वोकैब की, ईडियम्स की, वोकैब अपना एंटोनिम सिनोनिम की, इतनी वीडियोस हैं उस पर कि फ्रेजल वर्ब की आप एक साल भी लगा देंगे तो भी पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करने से पहले एक बार थोड़ा आंखें खोल के देख लिया करो। ठीक भाई, इस चैनल पे भी 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना प्रीपोजिशन की वीडियो पड़ी है, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स की वीडियो पड़ी है, उनको देख लो बच्चे। ठीक, कमेंट कम किया करो, थोड़ा ढूंढने पे ज़्यादा कोशिश किया करो। आइए देखिए जरा, पहला फंडा होता क्या है, हम देखते हैं एलवाई, हमारे मन से आवाज़ निकलती है एडवर्ब, हम इन शब्दों को एडवर्ब समझकर यूज़ कर देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एलवाई से एंड होने वाला वर्ड जो है वो एडवर्ब होता हो। एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो एडवर्ब बनता है, लेकिन नाउन में एलवाई लगता है तो एडजेक्टिव बनता है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए था एडवर्ब, तुम उसे इग्नोर मत करो, तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हें भाई की तरह ट्रीट करता है। कैसे ट्रीट करता है? भाई की तरह। मुझे एक एडवर्ब मैनर चाहिए था, मैंने टाप दिया एडजेक्टिव। वो अमीर है लेकिन कंजूस की तरह बिहेव करता है, हमें चाहिए था एडवर्ब, मैंने टाप दिया एडजेक्टिव। तो एडवर्ब बनाने के लिए एडवर्बियल फ्रेज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिया लाइक अ ब्रदर या फिर इन अ ब्रदरली मैनर, और ऐसे यहाँ पे लिख दिया लाइक अ माइजर या इन अ माइजरली मैनर। क्लियर हो गया? अगला ये था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन, इनडेफिनेट वाले लगते हैं वर्ब से पहले, डेफिनेट वाले लगते हैं क्लॉज के एंड में, और ये वाले तीन कहीं भी लगाए जा सकते हैं। अब ऐसे इसको बताया कि वो अपने बॉस के साथ बहुत बार मिसबिहेव कर चुकी है। अब यहाँ पे ऑफन इनडेफिनेट वाला है, वर्ब से पहले जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो पोजीशन है कि ये उठ के यहाँ जाना है, एरर वहाँ मार्क होता है जहाँ गलती होती है, उठ के कहाँ जाना है ये खाली समझ के लिए कर रहे हैं ताकि कभी हमें खुद लगाना हो तो पता हो कि कहाँ लगता है ये, लेकिन एरर यहाँ मार्क होगा। ठीक है, डेली कौन सा है? डेफिनेट वाला है, लास्ट में चला जाएगा। ये दोनों जगह लग सकते हैं, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, तो कहीं भी लगा दो, या तो वर्ब से पहले लगा दो या लास्ट में लगा दो।
नेक्स्ट पे आइए जरा। अब इसमें आपको क्या बताया, किताबों में आपको रूल मिलेगा कि इन्फिनेटिव के बीच में एडवर्ब मत लगाया करो। किताबों में आपको रूल मिलेगा इन्फिनेटिव के बीच में एडवर्ब मत लगाया करो। कितनी किताब उठा लो, कितने कोर्स कर लो, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, ही वॉन्ट्स टू फेस हिज फादर ब्रेवली। ये ब्रेवली उठ के यहाँ जाएगा, क्यों जाएगा समझो। ही सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब है, वो क्या चाहता है, टू फेस, फेस करना चाहता है। किसको फेस करना चाहता है, पिताजी को फेस करना चाहता है। तो ये जो टू फेस है भले ही ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, नाउन की तरह से काम कर रहा है, लेकिन इसमें वर्ब का भी तो अंश है, तभी तो अपना ऑब्जेक्ट रखा इसने। और ये ब्रेवली आया उस वर्ब के अंश के लिए, और ये ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट के बाद लगता है, और ये फेस जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव मानी जाएगी, ये एडवर्ब मैनर है तो इसके ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा, फादर के बाद लगेगा। नेक्स्ट पे यहाँ आपको क्या बताया, ये कुछ वर्ड है ओनली, टू, इवन, जस्ट, इनकी जो पोजीशन होती है वही इसके मीनिंग को डिटरमिन करती है, तो इनको सेंटेंस में लगाते समय थोड़ा ध्यान दे लिया करो। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वो सिर्फ चाहती है, वो सिर्फ चाहती है तुम्हारा प्यार और अटेंशन। कहना क्या था कि वो चाहती है सिर्फ तुम्हारा प्यार और अटेंशन, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ओनली की पोजीशन गलत है, वांट के बाद आ जाएगी। इसमें कहना था मुझे कि यार राहुल भी इस दीवार के ऊपर से कूद सकता है, तू क्यों नहीं कूद सकता। कि 3 फीट का राहुल है, ये तक इस दीवार के ऊपर से कूद जाएगा, तो तू क्यों नहीं कूद सकता। राहुल भी कूद सकता है इस दीवार के ऊपर से, तो ये जो इवन है ये राहुल के साथ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर मैंने आपको कुछ एडवर्ब्स के बीच में डिफरेंसेस कराए, जैसे सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है कभी कभार, सेल्डम और नेवर का मतलब होता है ना के बराबर, लिटिल इफ एनीथिंग का मतलब होता है थोड़ा मोटा, लिटिल और नथिंग का मतलब होता है ना के बराबर। अब इस सेंटेंस में लिखा हुआ क्योंकि, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, अगर कड़ाके की ठंड है तो ना के बराबर बाहर जाओगे, कभी कभार बाहर चले जाओगे। नेगेटिव सेंस यूज करनी थी तो यहाँ पे आएगा सेल्डम और नेवर। ऐसे ही इसके अंदर दैट इज वाई ही इज हंग्री, इसलिए वो भूखा है, इसलिए वो भूखा है तो उसने कुछ थोड़ा मोटा खाया होगा कि ना के बराबर खाया होगा, ना के बराबर खाया होगा, तो यहाँ पे आएगा लिटिल और नथिंग। इस पे आइए, टू मच एक एडजेक्टिव होता है, मच टू एक एडवर्ब होता है, ओनली टू का मतलब होता है वेरी और नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। प्रमोशन मिलती है तो खुश होते हो कि उदास होते हो, तो यहाँ पे आएगा वेरी हैप्पी, ओनली टू लिखना चाहिए था। और यहाँ पे फास्ट एक एडवर्ब है, एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा ना कि एडजेक्टिव, तो यहाँ पे मच टू लिखना चाहिए था। फिर आपको मैंने कराया बिफोर और अगो में क्या डिफरेंस है। बिफोर आता है परफेक्ट के साथ, अगो आता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ। इसमें टाइम दिया होता है, इसमें टाइम नहीं दिया होता। स्टिल येट में क्या डिफरेंस है, ये कॉन्टिन्यूस में लगता है, परफेक्ट में लगता है, पॉजिटिव में लगता है, नेगेटिव में लगता है, वर्ब से पहले लगता है, ये क्लॉज के एंड में लगता है। इस बेस पे ये वाले सेंटेंस कराए कि मैं तुम्हें ये सारी बातें पहले भी बता चुका हूँ, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, टाइम नहीं दे रखा है, सारी बातें चीख चीख कर बता रही है कि क्या लगेगा, बिफोर लगेगा। ऐसी अगर इसकी बात करूँ, कॉन्टिन्यूस टेंस है, पॉजिटिव है तो लगेगा स्टिल, नेगेटिव सेंटेंस है, परफेक्ट टेंस है तो क्लॉज के एंड में लगाएंगे येट, ये स्टिल हट जाएगा। फेयरली पॉजिटिव चीज़ों के साथ होता है, स्टूपिड बेवकूफाना इसके साथ रादर लगाना पड़ेगा। वेरी और टू में क्या डिफरेंस था, वेरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें कर सकता है, लेकिन टू तो नेगेटिव के लिए आता है। गंगा का पानी ज़रूरत से ज़्यादा प्योर है कि बहुत प्योर है, वेरी लिखना चाहिए था। कंपैरेटिव डिग्री के लिए मच आता है ना कि वेरी। फिर आपको इन्वर्जन का फंडा कराया कि अगर एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हो, क्यों करते हो एडवर्ब से, इसको बाद में ऐसा लिख दूं ही हार्डली गोज टू स्कूल, तो क्या गलत होता, बिल्कुल गलत नहीं होता, स्ट्रेस डालने के लिए। ना के बराबर जाता है वो स्कूल, जैसे ही ना के बराबर को शुरू में लेके आओगे वर्ब उसके पास चले आएगी, हिंदी तक में इन्वर्जन हो जाता है। कल ही तो, कल ही तो मिला मैं शाहरुख से, पहाड़ी पर सो रहा था वो अकेला बच्चा। तो ध्यान रखिए, अगर आप स्ट्रेस डालने के लिए उस चीज़ पर, चाहे वो एडवर्ब वो मैनर हो, चाहे एडवर्ब वो प्लेस हो, चाहे एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी हो, अगर आप उस पर स्ट्रेस डालने के लिए उसको सेंटेंस के शुरू में लेकर आओगे तो वर्ब का अंश उसके पास भेजना पड़ेगा। बाकी सब में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब वो प्लेस में मेन वर्ब। क्लियर हो गया। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है, इन्वर्जन के कुछ और सेंटेंसेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, थ्योरी इतनी ही है इन्वर्जन। क्लियर है जी। उम्मीद करता हूँ कि जिन बच्चों को वाकई में ही क्वालिटी की पहचान है वो समझ पा रहे होंगे कि किस लेवल का कंटेंट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है बच्चे, मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे ये वीडियोस आज उतने व्यूज़ ना ला पाए, लेकिन आज से जब 1-1.5 साल बाद, जब बाकी सब जब बच्चे वो बनाते हैं ना यूट्यूब पर पूरा कोर्स करें फ्री में, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तब इन वीडियोस का नाम सबसे टॉप पे आएगा। ठीक, अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं,
जब आप प्लेन टू पैरामाउंट, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की अपनी वाली एरर प्रूफ किसी भी किताब से अगर प्रैक्टिस करते हो, आपके क्वेश्चन होने लग गए हैं, अब आपको चीज़ें कॉन्सेप्चुअली समझ में आने लग गई हैं, तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो, है ना। थोड़ा कई बार हमें भी लो फील होता है जब मैं देखता हूँ कि ऐसा कूड़ा कंटेंट ऐसे 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 करके जो थंबनेल लगे हुए हैं उसमें धेले का कंटेंट नहीं, उस पर मिलियन में व्यूज़ होते हैं और अपने 10,000 भी आने औखे हो जाते हैं। कई बार दिल दुखता है ना। तो कोशिश करिए कि अगर आप, मैं कुछ भी आपसे इमोशनल करके नहीं मांगना चाहता, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट डिज़र्व करता है, अगर आपको लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, तो बच्चे इसको लाइक कमेंट शेयर वगैरह करना, वरना बिल्कुल मत करना। सिंपली आप अपने मन से पूछिए, अगर आपको डिजर्विंग लगे तो करिए, वरना मत करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लासेस में। ऑल द बेस्ट।